अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीबीएस सेकंड बेटा ये हमारा है लेक्चर नंबर 7 यानी कि 4th वीक का ये पहला लेक्चर है, लेकिन ओवरऑल ये हमारा लेक्चर नंबर 7 बनता है। और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड द मैनेजर्स। ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होता है, वो कैसे बनता है, और फिर उस कल्चर की वजह से मैनेजर्स को कैसा रिएक्ट करना चाहिए और मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह से चेंज होती हैं। वो जो है ये हम सब चीज़ें जो है वो इस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कल्चर की डेफिनेशन क्या है बेटा। कल्चर के बारे में मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, एक कॉन्सेप्ट दे दूं कि कल्चर वो चीज़ होती है जो बनाई जाती है और बना के वो शेयर होती है। शेयर यानी कि अप टू द जनरेशन्स भी वो शेयर होती है, यानी कि एक दफ़ा कल्चर बन गया, जिस तरह से हमारी फैमिलीज़ के ट्रेंड्स होते हैं वो एक दफ़ा बन जाते हैं और फिर वो जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं। ठीक है, और हर छोटे बच्चे से लेके घर के बड़े मेंबर तक वो सबको जो है वो ट्रेंड्स और वो कल्चर और वो ट्रेडिशंस का पता होता है कि यार ये चीज़ें करनी हैं और ये चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, तो जो सबसे पहले की वर्ड है कल्चर के बारे में वो यही है कि कल्चर को शेयर किया जाता है। जिनके बनाने वाले कुछ बड़े यानी कि कुछ हमारी अथॉरिटीज़, अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से बात की जाए तो ये वो अथॉरिटीज़ होती हैं जो कल्चर को बनाती हैं और बनाने के बाद ये जो है ये शेयर होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। और हियरार्की लेवल्स जो मैंने आपके मैनेजमेंट के हियरार्की लेवल्स करवाए हैं ये फिर उनमें भी शेयर होता है। ठीक है, तो कल्चर इज़ द शेयर्ड वैल्यूज़। कल्चर क्या है, वो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। यानी कि अब ये इस कल्चर में एक्चुअली कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शेयर होती हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मिलके कल्चर बनाते हैं। इसमें हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, प्रिंसिपल्स वो बनाए जाते हैं, वो शेयर किए जाते हैं और वो एज अ कल्चर उनको जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। ट्रेडिशंस ये भी दीज आर द पार्ट ऑफ द कल्चर एंड द वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, और वो तरीका भी यानी कि कल्चर बन जाता है कि यार ये एक काम है वो इसी तरीक़ा से होता चला आया है और हमने भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो वो भी कल्चर का हिस्सा बन जाता है। एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस द वे। ठीक है, और ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एक्ट, उस तरीक़ाकार को जिस तरीक़ाकार के लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कौन कौन से होंगे, इनमें एम्प्लॉयज़ भी आ जाएंगे, इसमें मैनेजर्स भी आ जाएंगे, ऑनर्स भी आ जाएंगे, डायरेक्टर्स भी आ जाएंगे। वो सारे हियरार्की लेवल्स जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो जिस तरह से वो सारे मेंबर्स एक्ट करते हैं ये कल्चर उस तरीक़ा को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, कल्चर के लिहाज से कुछ की पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, हम वो देखते हैं कि कल्चर इज़ ऑल अबाउट द इमेज बिल्डिंग। कल्चर क्या है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिज़नेस का, किसी भी इंडस्ट्री का, ये किसी भी घर का, इवन ये क्या है, एक इमेज बिल्डिंग है। ठीक है, क्योंकि कल्चर की बेस पे उस घर की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस बिज़नेस का इमेज बनता है। अगर तो कल्चर में सेट की गई वैल्यूज़, कल्चर में सेट की गई प्रिंसिपल्स, सेट की गई ट्रेडिशंस और तरीक़ाकार वो अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, स्ट्रोंग हैं, तो डेफ़िनेटली जो इमेज बिल्डिंग होगी वो भी पॉजिटिव होगी और स्ट्रोंग होगी। लेकिन अगर ये वैल्यूज़ जो हैं ये वीक हैं या नेगेटिव बेसिस पे बनाई गई हैं या फेवरेटिज़म की बेसिस पे बनाई गई हैं या किसी भी ऐसे बेस पे बनाई गई हैं जो बेस फेयर नहीं है, तो डेफ़िनेटली जो इमेज बनेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का वो भी वीक होगा। ठीक है, अगला बेटा की पॉइंट है हमारा कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द मेंबर्स लाइकनेस, कि और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है उसका कंसर्न इस बात से नहीं होता कि आया उस ऑर्गेनाइजेशन की सारे मेंबर्स उस कल्चर को जो है वो लाइक करते हैं या नहीं लाइक करते। द थिंग इज़ ऑल अबाउट टू फॉलो दैट कल्चर। It is not concerned with the likeness or the dislikeness of the members at all, but it is all concerned with the followance of that culture, that whether all the employees are following that culture or not. ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, मैं एज एन एग्ज़ाम्पल यूज़ कर रही हूँ कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका अपना एक कल्चर है, कुछ ट्रेडिशंस हैं। ठीक है, और पहले बैच से लेकर जितनी देर तक ये यूनिवर्सिटी रहेगी वो सारे बैचेस, वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उस कल्चर को फॉलो करेंगे। ठीक है,
हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंजिंग्स आती जाएंगी वो भी शेयर होती जाएंगी, बैच टू बैच स्टूडेंट्स में वो शेयर होती चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन आई एम द एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हूँ। हो सकता है बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हों, ऐसे कुछ वैल्यूज़ हों, कुछ प्रिंसिपल्स हों, कुछ ट्रेडिशंस हों जो पर्सनली एज अ पर्सन मुझे ना पसंद हों, लेकिन चूंकि आई एम द एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन दिस इज़ माई कीन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो दूज ट्रेडिशंस, दूज वैल्यूज़, दूज प्रिंसिपल्स एंड दैट कल्चर आल्सो, ठीक है। तो कल्चर में ये नहीं देखा जाता कि आया हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस कल्चर को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर देखी जाती है कि उसको वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं फॉलो किया जा रहा। इसी तरह आप बीइंग अ स्टूडेंट, आपके साथ भी एक्सपीरियंस रहा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी की जो हैं वो पर्सनली एज अ पर्सन, एज अ स्टूडेंट नहीं, एक पर्सनल हर इंसान की अपनी एक व्यूज़ होते हैं, कुछ ओपिनियंस होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं। तो उन व्यूज़ के बेसिस पे कुछ चीज़ें आपको भी लाइक होंगी, कुछ डिसलाइक होंगी, लेकिन इस लाइकनेस का और डिसलाइकनेस का कंसर्न उस कल्चर से नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। अगला जो थर्ड की पॉइंट है हमारा वो ये है कि एम्प्लॉयज़ डिस्क्राइब द कल्चर। एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, वो कल्चर को डिस्क्राइब करते हैं इन सिमिलर टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, हैज़। अच्छा, अब ये मैंने मेंशन किया है कि एम्प्लॉयज़ डिस्क्राइब द कल्चर इन द सिमिलर टर्म्स एज द मैनेजमेंट हैज़, ठीक है। एम्प्लॉयज़ भी कल्चर को उसी तरह एक्सप्लेन करेंगे जिस तरह से मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन किया है। ये बिल्कुल इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी बेटा कि एक बच्चा उन्हीं रूल्स को, रेगुलेशंस को उसी तरह से डिस्क्राइब करता है, उसी तरह से अडॉप्ट करता है, उसी तरह से एक्सप्लेन करता है जिस तरह से उसके पेरेंट्स ने किया हुआ होता है, ठीक है। जिस तरह से पेरेंट्स किसी कल्चर को लेकर चले हुए होते हैं, उसी तरह से आगे आने वाले जो बच्चे हैं वो भी उस कल्चर को उतना ही सीरियस लेते हैं, उतना ही नॉन सीरियस लेते हैं, उतना ही इसको फॉलो करते हैं या उतना ही फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो इसी तरह से यही एग्जांपल जो है ये बिल्कुल हमारी कोड होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से कि ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कल्चर को उसी तरह एक्सप्लेन करते हैं जिस तरह से मैनेजमेंट ने किया हुआ होता है। अगर तो मैनेजमेंट ने अच्छे और पॉजिटिव वे में कल्चर को एक्सप्लेन किया है तो डेफिनेटली जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी कल्चर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और एम्प्लॉयज़ के अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की वजह से जो इमेज बिल्डिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो भी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट से किसी तरह से कोई मिस्टेकनली या कुछ भी किसी भी लिहाज से जो वो कल्चर नेगेटिवली जो है वो डिस्क्राइब हो गया है या कन्वे हो गया है, तो डेफिनेटली वो फिर एम्प्लॉयज़ का माइंडसेट भी नेगेटिव बनेगा और इस लिहाज से जो इमेज बिल्डिंग है वो भी नेगेटिव बनेगी, ठीक है। और बेटा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि कल्चर इज़ नॉट ईजी टू चेंज। अब कल्चर जो है उसको चेंज करना ईजी नहीं है। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगी कि लेट सपोज जब गवर्नमेंट्स बनती हैं, आफ्टर 5 इयर्स इलेक्शंस होते हैं, वोट कास्टिंग का सिस्टम होता है और फिर गवर्नमेंट्स बनती हैं, ठीक है। और उन गवर्नमेंट की कुछ नहीं बल्कि सभी जो छोटे छोटे लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट हो गया, हेल्थ ऑफिसर हो गया, रिलेशनशिप ऑफिसर हो गया, ये सारे जो भी ऑफिसर्स होते हैं ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करके इनको जो है वो बनाती है, इनकी सीट्स पे इनको जो है वो डेजिग्नेशंस देती है। लेकिन इन्हीं में से बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के बनाए हुए कल्चर को चेंज करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते, ठीक है। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट की ये जो कुछ 2-4 कल्चर्स नेगेटिव बन गए हैं वो उनको चेंज हो, लेकिन गवर्नमेंट्स के कल्चर वो वैसे के वैसे रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, ठीक है। इसमें कुछ सिस्टम की वीकनेस भी आप रीजंस आप ऐसे कह सकते हैं, कुछ पावरफुल यानी कि पावर का होना या ना होना भी आप कह सकते हैं, ये भी इसकी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन कल्चर को चेंज करना इजी नहीं है, ठीक है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर आपके वालिद ने आपके घर में कोई कल्चर को, कोई ट्रेडिशन सेट कर दी है, चाहे आपको वो अच्छी लगती है, वो बुरी लगती है, वो सही है, वो गलत है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं लेकिन वो आप उतना लिहाज से नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपके अब्बा जान ने सेट की है। आपके पास वो पावर ऑफ चेंज नहीं है जो आपके फादर के पास है, ठीक है। और इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी थी गवर्नमेंट के लिहाज से कि जो लोग गवर्नमेंट के ही लोग कुछ ऐसे होंगे जो उस कल्चर को चेंज करना चाहेंगे लेकिन वो नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं होगी जो गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है।
अच्छा बेटा, अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। बेटा ओ स्टैंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल एंड सी स्टैंड्स फॉर द कल्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वो कहते हैं कि जितना कोई ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, क्योंकि कल्चर का इमेज जाता है आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें पॉजिटिवली, कल्चर पॉजिटिवली एक्सप्लेन हो गया, डिलीवर हो गया, डिस्क्राइब हो गया, तो डेफिनेटली जो इमेज बिल्डिंग होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, पॉजिटिव होगी और वो सक्सेसफुल होगी। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो मैं आपको मैं देना चाहूँगी वो है जेंगवेंग, एक चाइना की कंपनी है। इसने जो है वो बहुत अच्छा कल्चर सेट किया, और इसने ये कल्चर सेट किया कि इसने जो अपना कॉरपोरेशन का स्लोगन था इसने उसको रियलिटी में बदला, यानी कि जैसा इसने अपने स्लोगन में लोगों को जो मैसेज कन्वे किया, इसने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में रूल्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ को सेट करना, मैकेनिज़्म ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी कि बिज़नेस के ऑपरेशंस को करने का मैकेनिज़्म इसने इस तरह से सेट किया कि इट ट्रांसफर्ड द कॉरपोरेशन स्लोगन इनटू द रियलिटी, कि इसने इस ऑर्गेनाइजेशन के स्लोगन को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो कंपनी है ये चाइना की है। ठीक है बेटा, अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि ये कल्चर बनाया किस तरह से जाता है। ठीक है, कल्चर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कल्चर को बिल्टअप करती हैं, या ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कल्चर को बनाते हैं। तो बेटा इसमें इंपॉर्टेंट कोई 1 2 3 4 5 6 7 ये मैंने एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में ये मेंशन किए हैं। ये 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाते हैं। ठीक है, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी ही ओरिएंटेशंस होती हैं, अपनी ही डायरेक्शंस होती हैं, जिनको फॉलो करने से उनका कल्चर बनता है। ठीक है, जैसे कि इसके तो ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो कल्चर बनता है। ठीक है बेटा, इसमें सबसे पहला, ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हियर। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आउटकम ओरिएंटेशंस। बेटा आउटकम है रिजल्ट्स का आना। ठीक है, रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे, सक्सेसफुल आएंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर आपने सेट किया था उसमें वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, जो रूल्स, रेगुलेशंस, मैकेनिज़म्स आपने अपने एम्प्लॉयज़ को बताए थे, आया वो हमारे सही थे या नहीं सही थे, वो स्ट्रॉन्ग थे, वो पॉजिटिव थे, या वो किस कैटेगरी के थे, ये आपके रिज़ल्ट्स आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगी आपकी यूनिवर्सिटी की। आपकी यूनिवर्सिटी बनी, पहले बैच से लेके लेट्स सपोज़ कि 10 बैचेस गुजर गए। ठीक है, और तो यूनिवर्सिटी में आपने, इट डज़ंट मैटर कि टीचर्स आपको अच्छा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं ये मैटर नहीं करता, और ना ही ये पूछा जाएगा। हाँ, आपकी यूनिवर्सिटी की जो सक्सेस है, जो आउटकम है, वो ये होगी कि आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद जब स्टूडेंट्स जाएंगे बाहर जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो उन्हें कितना जल्दी एक्सेप्ट किया जाएगा जॉब के लिए। ठीक है, ये किसी भी इदारे की सक्सेस ये होती है कि अगर वहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ के निकले हैं और उनकी जीपीएस अच्छी हैं, बुरी हैं, या जैसी भी हैं, तो उनको जो है वो कितने टैलेंटेड प्रूफ होते हैं बाहर जाके कि उनको ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जो हैं वो जॉब के लिए प्रेफर करती हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड बना हुआ है कि लम्स से पढ़े हुए स्टूडेंट्स, नर्स से पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक इमेज बना हुआ है कि दे विल बी द हाईली कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़, तो उनको जो है वो जल्दी हायर किया जाता है रैदर देन जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो बेटा ये होता है आउटकम ओरिएंटेशन। आपकी आउटकम ओरिएंटेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो पॉजिटिव है तो आपकी कल्चर बिल्डिंग को बनाने में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, आगे बेटा पीपल ओरिएंटेशन, ये सिस्टम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा पॉइंट है हमारा पीपल ओरिएंटेशन, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम होता है कि आया उस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को प्रेफर किया जाता है, या ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को प्रेफर किया जाता है,
या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, जिस तरह से वो कुछ बॉस ऐसे भी होते हैं, कुछ ऑनर्स ऑर्गेनाइजेशंस के ऐसे भी होते हैं who do not care for their employees, for the people। उन्हें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरियात के साथ उनकी उनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या नीड्स हैं, क्या ओपिनियंस हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई राय नहीं होता। उनकी सेहत कैसी जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की वजह से, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में फैक्ट्रीज़ का हाल है कि फैक्ट्रीज़ में काम कर कर के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बीमार हो जाते हैं, दे इवन रीच द डेथ, वो डेथ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन ओनर्स को पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने काम से, अपनी प्रोडक्टिविटी से गर्ज होता है, उन्हें बस अपना काम चाहिए होता है। ठीक है, तो ये उनकी ओरिएंटेशन जो होती है वो काम की तरफ होती है, प्रोडक्टिविटी की तरफ होती है। तो ये बेटा ये ओरिएंटेशन जो होती है, अगर तो वो पीपल ओरिएंटेशन है तो डेफिनेटली पीपल ओरिएंटेशन होने की वजह से वहाँ पे काम करने वाले लोग सेटिस्फाइड होंगे। काम करने वाले लोग सेटिस्फाइड होंगे तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी जो है वो पॉजिटिव होगी, और इसी वजह से जो है उसकी जो आउटकम्स, जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और बेटा थर्ड वाला हमारा पॉइंट है कि टीम ओरिएंटेशन है या इंडिविजुअल ओरिएंटेशन है, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाने के लिए टीम वर्क को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ये इंडिविजुअल वर्क को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। मैंने नीचे मेंशन भी किया है कि फोकस ऑन द टीम और द ग्रुप्स रेदर देन द इंडिविजुअल्स। तो बेटा ये हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो टीम वर्क को प्रेफर करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो इंडिविजुअल वर्क को प्रेफर करती हैं। ये सेम उसी तरह से मैं आपको इसकी एग्जांपल देना चाहूँगी, जिस तरह से आपके नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स, आप एक सेमेस्टर में लेट्स सपोज़ कि आपने इस सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो 5 सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाने वाले 5 टीचर्स हैं। उनमें से कुछ टीचर्स जब वो प्रेजेंटेशंस देते होंगे, प्रोजेक्ट्स देते होंगे, असाइनमेंट्स देते होंगे, तो कुछ टीचर्स की ओरिएंटेशन जो होती है वो टीम वर्क की तरफ होती है, यानी कि आपके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, और कुछ टीचर्स की ओरिएंटेशन जो होती है वो इंडिविजुअल होती है। ठीक है, वो इंडिविजुअली काम देने को और करवाने को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस का अपना अपना कल्चर होता है, और ये ओरिएंटेशन भी आपके कल्चर को सेट करती है। बेटा अगला है अग्रेसिवनेस। ठीक है, अग्रेसिवनेस का मतलब वैसे ही क्लियर है बेटा, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है। ठीक है, जैसे कि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अगर काम करेंगे तो ये एक्सपीरियंस से पता चलता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का कैसा कल्चर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस में जो बॉस होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो अग्रेसिवली इम्पोज करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ गोल्स को फुलफ़िल करने में। ठीक है, यानी कि मंथली गोल्स दे दिए जाते हैं, और फिर अग्रेसिवली गुस्से से फ़ाइट करके या सैलरीज़ काट के या इस तरह से कुछ ऐसे एक्शंस ले लिए जाते हैं जो एग्रेसिवनेस को शो करते हैं, और उस एग्रेसिवनेस की वजह से जो है वो एम्प्लॉयज़ को इन्फोर्स में किया जाता है कि वो उस पर्टिकुलर काम को करें जो उनसे डिमांड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अग्रेसिवनेस का होना, और लेकिन बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत केयरफुली और बहुत पोलाइटली जो है वो चीज़ों को लेके चला जाता है। एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा अग्रेसिवनेस शो नहीं की जाती, बल्कि उन्हें एक फ्री हैंड दिया जाता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाता है, और उनको जो है वो इवन दो उनको सपोर्ट भी किया जाता है, उनको कॉर्पोरेट किया जाता है कि वो जो है वो अपने गोल्स को जो है वो सेट करें प्रॉपरली। ठीक है बेटा, अब अगला जो है वो है हमारा पॉइंट स्टेबिलिटी के बारे में। और स्टेबिलिटी क्या है? ये स्टेबिलिटी हर लिहाज से हो सकती है। ठीक है, कोई एम्प्लॉय कितनी देर तक वहाँ रहकर काम करता है, ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। ठीक है, जिस एम्प्लॉय ने किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा टाइम गुजार लिया हुआ होता है तो समझा जाता है कि येस दैट एम्प्लॉय वाज सेटिस्फाइड विद द जॉब एंड दैट एम्प्लॉयड फाउंड द जॉब इन अ पॉजिटिव वे, सो दैट्स वाई जो है वो इसने इतना टाइम जो है वो गुजार लिया है। स्टेबिलिटी आउटकम्स में भी देखी जाती है कि अगर ठीक तरह का हर साल जो है वो टर्नओवर जो है वो अच्छा आता है, अच्छी इनकम आती है, हमारा जो प्रॉफिट है वो अच्छा तरह चला जाता है, और उसमें कितनी स्टेबिलिटी है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से ऊपर गया एकदम से नीचे आ गया, नहीं, चीज़ें जो है वो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ साथ अगर स्टेबल चलती जाती हैं तो वो भी स्टेबिलिटी का हिस्सा बनती जाती हैं। कल्चर कितना स्ट्रॉन्ग है और वो कितना स्टेबिलिटी के साथ जो है वो कायम है,
ये भी जो है वो देखा जाता है। तो बेटा ये स्टेबिलिटी आलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हर एस्पेक्ट के लिहाज से देखी जाती है। और फिर अगर वो स्टेबिलिटी जो है वो फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड, अगर वो आप कहें कि वो चीज़ें जो है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टे कर जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो उसकी स्टेबिलिटी बनती हैं और वो उसके कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है बेटा, आगे है इनोवेशंस और रिस्क टेकिंग। ठीक है, अब बेटा ये होता है कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेंड होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो जैसी चीज़ें चल रही हैं वो उन्हीं के लिहाज से करना जो है वो पसंद करती हैं। वो कहती हैं कि नहीं भाई, हम नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर सकते, अगर नुकसान हो गया तो हम क्या करेंगे, हम तो लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह के फियर्स होते हैं जिन फियर्स की वजह से वो इनोवेशंस की तरफ आने से गुरेज करती हैं, वो अवॉइड करती हैं, क्योंकि वो रिस्क टेकर्स नहीं होते, वो रिस्क एवर्स होते हैं, वो रिस्क को एवर्स करते हैं। ठीक है, अगर वो रिस्क को टेक करने वाले होते, रिस्क को लेने वाले होते, तो कहते हैं कि यस हमें भी जो है वो नई इनोवेशंस को लेना चाहिए, हमें भी नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि चीज़ें जो है वो चेंज लेके आना चाहिए अपनी प्रोडक्टिविटी में, अपनी प्रोडक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में। लेकिन एनी हाउ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि नहीं लेकर आती चीज़ें जो हैं वो ऑनर्स जो हैं वो नई इनोवेशंस लेकर आते हैं और वो वहीं के वहीं जो हैं वो फिर पीछे वैसे के वैसे वहीं पे जो है वो स्टिक होके रह जाते हैं और वही उसका कल्चर बन जाते हैं। जिस ठीक है बेटा, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में यहाँ काला साबुन, आप बॉयज़ को तो नहीं लेकिन गर्ल्स को तो पता होगा, बर्तन धोने का साबुन होता है, काला साबुन उसको बोलते हैं। क्या बात है, लो। अच्छा बेटा, अब वो सोप देखेंगे उसमें आप उसको आज से 40 साल पहले भी देख लेंगे तो वो उसी तरह का साबुन था, आप उसको आज भी देख लेंगे तो वो उसी तरह का साबुन होगा। यानी उसमें कोई वेरिएशन, कोई इनोवेशन, कोई नई चीज़ जो है वो अडॉप्ट नहीं की गई है। ठीक है, तो चूँकि वो रिस्क टेकिंग नहीं है तो वो उस काले साबुन का बनाना और उनका जो प्रोसीजर्स होगा, जो मैकेनिज़्म होगा, जो एम्प्लॉयज़ का वर्किंग मेथड होगा, वो सारा वैसी का वैसी होगा जो आज से 40 साल पहले का था। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जो आज भी अपने पुराने रूल्स, रेगुलेशंस और कल्चर पे स्टिक हैं। ठीक है बेटा, आगे है अटेंशन टू डिटेल्स। ठीक है, यानी कि इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि इसमें जो ऑनर्स होते हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो किसी एक डिसिप्लिन को फोकस नहीं करती। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में